नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूपी जीके की क्लास नंबर 8 में। दोस्तों, इसके बाद आपकी दो क्लासेस और लगेंगी 9 और 10, और इन 10 क्लासों में हम पूरा कंप्लीट यूपी जीके पढ़ लेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं तो उनको लेकर मैंने टारगेट बैच बनाया था, जिसमें मैंने 10 क्लासों में लगभग लगभग 9 घंटों में ये बैच पूरा खत्म कर दिया है। और 9 घंटों में हमने पूरा रिवीजन कर लिया है। इसके बाद में 2 या 3 क्लासेस अदर से रहेंगी, जो भी हमारा छूट चुका है, जो भी इससे रिलेटेड चीजें छूट चुकी हैं यूपी जीके से, जो पीवाईक्यू में नहीं पूछी गई हैं, तो उनको हम अलग से पढ़ लेंगे। 1-2 क्लासों में हम वो कवर कर लेंगे। वो अलग से रहने वाली हैं आपकी। या तो जो मैराथन क्लास रहेगी उसमें ऐड कर दिया जाएगा, वो आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रमुख स्थल के बारे में। देखिए, प्रमुख स्थल बता चुके हैं हम कि हम 30 प्लस प्रमुख स्थल पढ़ने वाले हैं। तो 30 प्लस प्रमुख स्थल में देखिए, जो हमारा सबसे पहला स्थल है उसका क्या नाम है। पहले स्थल जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो पहला स्थल है अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा, ये पहला स्थल है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें हमें पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या चीज है वही हम पढ़ेंगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो ये कहाँ पर पड़ता है, किस जिले में पड़ता है, ये एटा जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, एटा जिले में। एटा जिला जो मैनपुरी और फरकाबाद की सीमा के आसपास ये जो क्षेत्र लगा हुआ है, वो आपको पड़ेगा एटा जिले में। कहाँ पर, अंतरजी खेड़ा, मैनपुरी के पास जो एटा जिला है, एटा जिले में पड़ता है, एटा जिले में। और पूछा जाए किस नदी पर पड़ता है, एटा जिला में काली नदी पर पड़ता है। किस नदी पर पड़ता है, काली नदी पर। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट, क्यों ये जरूरी है, आखिर ये किस लिए ये जरूरी है। तो ह्वेनसांग जो आए थे, चीनी यात्री ह्वेनसांग, ह्वेनसांग ने इस जगह को, अंतरजी खेड़ा को, ह्वेनसांग ने इसे पीलोसान, पीलोसान कहा था। इसीलिए ये प्रमुख स्थल में इसकी गिनती की जाती है। और क्या कारण है इसका, तो यहाँ पर धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। धान की खेती के प्रमाण, खेती के प्रमाण मिले हैं। और क्या रीजन है जो ये बहुत ही मशहूर है ये जगह, तो यहाँ पर चित्रित धूसर, चित्रित चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, मृदभांड संस्कृति भी यहाँ पर पाई गई, संस्कृति भी पाई गई। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिली हैं। अंतरजी खेड़ा में कहाँ पर पड़ता है, एटा जिले में पड़ता है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, दूसरा स्थल, वो कौन सा है, अहिछत्र। कौन सा है, अहिछत्र, अहिछत्र। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, अहिछत्र के बारे में। अहिछत्र, तो देखिए अहिछत्र कहाँ पर पड़ता है, अहिछत्र पड़ता है बरेली जिला में। अगर जिले की बात की जाए तो ये कहाँ पर पड़ता है, बरेली जिला में। बरेली जिला में अहिक्षेत्र पड़ता है। और ये क्यों पड़ना में, क्योंकि यह अहिक्षेत्र है उत्तरी पांचाल की राजधानी रही है। उत्तरी पांचाल की राजधानी रही है, पांचाल की राजधानी रही है। तो इसीलिए इसको प्रमुख स्थल के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल के रूप में। अगला स्थल कौन सा है, तीसरे नंबर पर जो स्थल आता है उसको, वो है आलमगीरपुर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख साइट रही है, उत्तर प्रदेश की साइट रही है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और ये देखिए आलमगीरपुर, ये आपको क्या, यहाँ यह कहाँ किस जिले में देखने को मिलेगी, यह मेरठ जिले में देखने को मिलेगी, मेरठ जिले में देखने को मिलेगी। और नदी अगर पूछ लिया जाए तो किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। यह साइट किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे बसी हुई यह साइट है। और सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी विस्तार यहीं तक माना जाता है। इसको भी नोट कर लेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी
सभ्यता का सभ्यता का पूर्वी विस्तार पूर्वी विस्तार पूर्वी विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का यहां तक माना जाता आलमगीरपुर तक। और यह किस जिले में, मेरठ जिले में देखने को मिलती है। इसके बाद में चौथा स्थान जो प्लेस है वो कौन सा है, वह है कपिल वस्तु। कपिल वस्तु कपिल वस्तु किस जिले में आपको देखने को मिलेगा, तो यह देखने को मिलेगा सिद्धार्थनगर जिले में। किस जिले में, सिद्धार्थनगर जिले में। सिद्धार्थनगर जिले में यह आपको देखने को मिलेगा। और यह क्यों फेमस है, तो यह इसलिए फेमस है, शाक्य गणराज्य की राजधानी, शाक्य गणराज्य की राजधानी की वजह से, गणराज्य की राजधानी, शाक्य गणराज्य की राजधानी की वजह से यह बहुत ही फेमस स्थान, फेमस प्लेस माना जाता है। पांचवें नंबर पर जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वह है कौशाम्बी। कौशाम्बी 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 तो कौशाम्बी किस जिले में पड़ता है, यह पड़ता है, जिला कौन सा है, प्रयागराज। कौशाम्बी कहाँ पर पड़ता है, प्रयागराज जिले में पड़ता है। और यह क्यों फेमस है, तो यह इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर बस्स जनपद की राजधानी रही है। ये बस्स जनपद की राजधानी, और जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक महाजनपद था बस्स, तो इसकी राजधानी रही है कौशाम्बी, इसीलिए ये फेमस स्थान है। और क्या रीजन है, अशोक व समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ अभिलेख भी आपको यहीं पर देखने को मिला है। अशोक व समुद्रगुप्त अशोक व समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ये आपको कहां पर, कौशाम्बी में देखने को मिलेगा। इसके बाद में जो यह अशोकवाद समुद्र का प्रयाग स्तंभ अभिलेख है, यह किसके द्वारा, अकबर के द्वारा प्रयागराज के किले में स्थापित करवाया गया था। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा प्रयागराज के किले में स्थापित करवाया गया। किले में क्या कराया गया, स्थापित कराया गया, कराया गया। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में अगला प्लेस नंबर 6 कौन सा रहेगा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो प्लेस नंबर 6 रहेगा कड़ा। कड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट या फिर स्टार मार्क कर लीजिए, जैसे भी आप अपने आप को सुइटेबल समझें। तो देखिए कड़ा, कड़ा में आपको क्या क्या, ये आपको गंगा तट पर कौशाम्बी में देखने को, कौशाम्बी पर देखने को मिलेगा। कहां पर, गंगा तट पर कौशाम्बी में, गंगा तट पर, और कहां पर, कौशाम्बी में, कौशाम्बी, बार बार मैं यही लिख रहा हूं, कौशाम्बी में देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि गंगा तट पर कौशाम्बी में ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है जो जलालुद्दीन खिलजी हैं, इनके समय में कड़ा को सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था। इसके समय जो जलालुद्दीन खिलजी के समय इसका जो कड़ा का सूबेदार था वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। और यहीं से ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपना देवगिरी अभियान संपन्न किया था। कहां से, कड़ा से ही किया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपना देवगिरी अभियान संपन्न किया था। तो ये चीज पूछी जा सकती है, तो ये चीज नोट कर लीजिए। जलालुद्दीन खिलजी के समय, जलालुद्दीन खिलजी के समय, खिलजी के समय, जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार, कड़ा का सूबेदार, कड़ा का सूबेदार
कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था। और यहीं से, और क्या है, यहीं से, और यहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपना अपना देवगिरी अभियान संपन्न किया। अपना कौन सा अभियान संपन्न किया? देवगिरी अभियान संपन्न किया। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवगिरी अभियान संपन्न अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था? 1296 में। कहाँ से किया था? कड़ा से किया था। कड़ा कहाँ पर पड़ता है? और ये कौशाम्बी में, गंगा तट के निकट पड़ता है कौशाम्बी में। कौशाम्बी कहाँ? प्रयागराज में। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सातवां जो प्लेस है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वह है कालिंजर। किसके बारे में पढ़ेंगे? कालिंजर के बारे में पढ़ेंगे। तो कालिंजर देखिए, कालिंजर कहाँ पर पड़ता है? कालिंजर, कालिंजर पड़ता है बांदा में। किस जिले में पड़ता है? बांदा जिले में स्थित है। बांदा जिले में स्थित है। और यह फेमस क्यों है? कालिंजर क्यों फेमस है? एक राजा हुए हैं शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी यहीं पर कालिंजर में। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कालिंजर में हुई थी, इसीलिए यह स्थान फेमस है, प्रसिद्ध है। 8वें नंबर पर जो हम स्थल पढ़ने वाले हैं प्रदेश का, वह है कालपी। यह कहाँ पर पड़ता है? यह पड़ता है जालौन जिले में। कालपी कहाँ पर पड़ता है? कालपी पड़ता है जालौन जिले में। जालौन जिले में पड़ता है कालपी। और यह फेमस क्यों है? तो यहाँ पर बीरबल का जन्म हुआ था। बीरबल, अकबर के नवरत्न में से एक व्यक्ति थे बीरबल। तो बीरबल का जन्म कहाँ पर हुआ था? कालपी में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में पड़ता है कालपी। वहां पर क्या हुआ था? बीरबल का जन्म हुआ था। इसके बाद में 9वें नंबर पर जिसके बारे में पढ़ेंगे वह है काशी। काशी या कह लीजिए वाराणसी। आज के समय में इसको वाराणसी बोला जाता है, पहले इसको काशी बोला जाता था। और यह कहाँ पर है? वाराणसी में ही स्थित है। किस किस जिले में है? वाराणसी जिले में है। और देखिए, काशी या वाराणसी जो है, ये बरुणा व अस्सी नामक दो नदियों के मध्य में स्थित है, इसीलिए इसको वाराणसी बोला जाता है। बरुणा व अस्सी, दो नदियां कौन कौन सी हैं? बरुणा है और अस्सी है। और इसका जो प्रथम उल्लेख है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा? अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। जैन धर्म के 6वें और 23वें तीर्थकर कौन कौन से थे? जैन धर्म के जो 6वें तीर्थकर और 23वें तीर्थकर वो यहीं से संबंधित थे। और 6वें तीर्थकर कौन थे? सुपार्श्वनाथ। और 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। तो वो यहाँ वाराणसी से संबंधित थे। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोनों चीजें नोट कर लेंगे। एक तो नोट करेंगे बरुणा व 80 नदियों के मध्य, बरुणा व 80 नदियों के मध्य स्थित, 80 नदियों के मध्य स्थित है। मध्य स्थित है। मध्य स्थित है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, इसका जो प्रथम उल्लेख है, प्रथम उल्लेख वह कहाँ देखने को मिलेगा? आपको अथर्ववेद में देखने को मिल जाएगा। अथर्ववेद में, अथर्ववेद में प्रथम उल्लेख कहाँ पर है? अथर्ववेद में। और जैन धर्म के जो 6वें तीर्थकर थे, 6वें तीर्थकर, तीर्थकर और 23वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर वो कहाँ से? यहीं से संबंधित थे। किसके? जैन धर्म के। जैन जैन धर्म के 6वें तीर्थकर का नाम क्या था? सुपार्श्वनाथ था। सुपार्श्वनाथ। और 23वें तीर्थकर का नाम क्या था? पार्श्वनाथ था। 23वें तीर्थकर का नाम क्या था? पार्श्वनाथ था। इसके बाद में 10वें नंबर पर जो प्लेस आएगा जिसके बारे में पढ़ेंगे वह है चंदावर। चंदावर, तो चंदावर किस जिले में पड़ता है? चंदावर आपको फिरोजाबाद जिले में देखने को मिलेगा। कहां पर? फिरोजाबाद, फिरोजाबाद जिले में देखने को मिलेगा। अब ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये इसलिए प्रसिद्ध है, जयचंद को
जयचंद को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था, पराजित किया था चंदावर के युद्ध में, पराजित किया था। तो ये चीज आप लोग बहुत ही कायदे से नोट करिए, इन चीजों को पढ़िए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर हमारे ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहां से भी आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 11वें नंबर का जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चुनार के बारे में। तो चुनार कहाँ पर है? यह मिर्जापुर में स्थित है। किस जगह पर स्थित है? मिर्जापुर में स्थित है। इसको हम फेवरेट में ऐड कर लेते हैं, इसको भी और इसको भी एक कलर और लेकर चलते हैं, जिससे कि चलिए ये वाला देखते हैं, ये ठीक रहेगा। देखिए चुनार, तो चुनार कहाँ पर पड़ता है? मिर्जापुर जिले में पड़ता है। किस जिले में? मिर्जापुर जिले में पड़ता है चुनार। अब मिर्जापुर जिले में पड़ता है, अब ये फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर चंदेलों ने शासन किया था। किसने शासन किया था? चंदेलों ने शासन किया था, इसीलिए ये फेमस है। अब देखते हैं अगला जो पॉइंट आएगा। अगला देखिए, अगला कौन सा है? अगला है जौनपुर। जौनपुर, अब ये कौन से नंबर का है? ये आप देखिए 12 नंबर पर। 12 नंबर पर कौन सा है? जौनपुर है। तो जौनपुर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? स्थापना जौनपुर की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर की स्थापना की गई थी। तुगलक के द्वारा स्थापना की गई थी। और मोहम्मद तुगलक उर्फ जौना खान की याद में, किसकी याद में? मोहम्मद तुगलक या फिर जौना खान की याद में इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो मलिक हुसैन सरकी के नेतृत्व में यह स्वतंत्र हुआ था। किसके नेतृत्व में? मलिक हुसैन सरकी के नेतृत्व में यह स्वतंत्र हुआ था। और यहाँ पर कौन सी मस्जिद है? यहाँ पर अटाला मस्जिद है। कौन सी मस्जिद आपको देखने को मिलेगी? अटाला मस्जिद देखने को मिलेगी। और मलिक हुसैन सरकी के नेतृत्व में इसको स्वतंत्रता मिली थी। और जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है, यानी पूर्व का सिराज कहा जाता है। इसको नोट करेंगे, जौनपुर को जौनपुर को सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद कहा जाता है, कहा जाता है। सिराज ए हिंद कहा जाता है। सिराज ए हिंद का मतलब क्या होता है? पूर्व का सिराज। सिराज ए हिंद का मतलब क्या होता है? पूर्व का सिराज। इसके बाद में 14 नंबर पर जिसको हम पढ़ेंगे वह कौन सा है? देवगढ़। देवगढ़ आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो देवगढ़ आपको ललितपुर जिले में देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा? ललितपुर जिले में। ललितपुर जिले में आपको कौन सा गढ़? देवगढ़ देखने को मिलेगा। और यह क्यों फेमस है? क्योंकि गुप्तकालीन हिंदू मंदिर एवं मूर्तियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। किसके? गुप्तकालीन हिंदू मंदिर, गुप्तकालीन हिंदू मंदिर मंदिर एवं मूर्तियों के साक्ष्य, एवं किसके साक्ष्य? मूर्तियों के मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। कहाँ पर? देवगढ़ में। गुप्तकालीन हिंदू मंदिर और मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं, तो इसीलिए ये फेमस है। और यहीं पर देवगढ़ में ही क्या है? विष्णु का दशावतार मंदिर है। विष्णु का दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर है, मंदिर है। तो विष्णु का दशावतार मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़ में है, जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देखने को मिलता है। इसके बाद में 15 नंबर पर कौन सा है स्थान? सॉरी, यहाँ पर 13 नंबर का, ये देवगढ़ 13वें नंबर पर पड़ा था और इसको पढ़ेंगे 14वें नंबर पर। तो 14वें नंबर पर कौन सा स्थान है देवगढ़ के बाद? प्रयागराज। प्रयागराज क्यों फेमस है?
संगम की वजह से फेमस है, और भी कई कारण हैं। तो यहाँ पर प्रयागराज में ही देखिए कौशाम्बी है। कौशाम्बी में आपको जो अशोक स्तंभ देखने को मिलेंगे, अशोक स्तंभ किले से स्थापित करवाया गया था, इसीलिए यह फेमस है। अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर 1574 में इसे इलाहाबाद नाम दिया था। किसने इलाहाबाद नाम किसने दिया था? 1574 में अकबर अकबर के द्वारा इसको पुनर्स्थापित कर इलाहाबाद नाम दिया गया। इलाहाबाद नाम दिया गया था, दिया गया। ये चीज याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में जो हर्षवर्धन राजा थे, कन्नौज के राजा थे, हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था और अपनी सभी चीजें दान करता था, तो इसलिए भी प्रयागराज ये फेमस माना जाता है। इसके बाद में आप देखेंगे 15वें नंबर पर जो कौन सा है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, यह क्यों फेमस है इसको भी देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी, तो यह किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था। अकबर के द्वारा बनवाया गया या बसाया गया, बसाया गया, क्योंकि उस समय बसाए जाते थे, लोग जाके बस जाते थे। 1573 से 1588 ईस्वी तक 1573 से 1588 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा, राजधानी रहा, तो इसलिए भी फेमस है। इसके बाद में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी यहीं पर है, बुलंद दरवाजा भी यहाँ पर है, जामा मस्जिद भी यहाँ पर है, जोधाबाई का महल भी यहाँ पर है, पंच महल भी यहाँ पर है। क्या क्या है यहाँ पर? आपको पंच महल देखने को मिलेगा, पंच महल, बुलंद दरवाजा देखने को मिलेगा, बुलंद दरवाजा, और क्या देखने को मिलेगा? जामा मस्जिद देखने को मिलेगी, जामा मस्जिद, और क्या देखने को मिलेगा? जोधाबाई का महल देखने को मिलेगा, जोधाबाई का महल। और जोधाबाई महल के बाद में यहाँ पर आपको शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी देखने को मिलेगा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, सलीम चिश्ती का चिश्ती का मकबरा देखने को मिलेगा, मकबरा देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसके बाद में 16 नंबर पर फतेहपुर सीकरी के बाद में हम पढ़ेंगे वरन के बारे में। तो यह कहाँ पर है? बुलंदशहर में पड़ता है। किस जगह पर पड़ता है? बुलंदशहर में पड़ता है। और यह क्यों है? क्योंकि जियाउद्दीन बरनी यहीं का निवासी था। कौन? जियाउद्दीन बरनी। जियाउद्दीन वर्नी जो था वो यहीं वरन का निवासी था। वर्नी, जियाउद्दीन वर्नी यहीं का निवासी था, ऐसे लिख लीजिए, यहीं का, यानी वरन का निवासी था, यहीं का निवासी था, निवासी था। इसके बाद में जो 17 नंबर पर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो कौन सा है? वह है भीतरी। भीतरी, तो भीतरी ये आपको जिला गाजीपुर में देखने को मिलेगा। गाजीपुर, गाजीपुर में, जिला गाजीपुर, जिला गाजीपुर। और भीतरी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर स्कंदगुप्त का स्तंभ लेख प्राप्त हुआ, स्तंभ लेख प्राप्त हुआ, इसीलिए यह फेमस है भीतरी। इसके बाद में अगला जो स्थान है 18 नंबर पर वह है भीतरगांव। भीतरगांव, तो यह कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? यह कानपुर में, कानपुर देहात, कानपुर देहात। कौन सा जिला है? कानपुर देहात जिले में भीतरगांव का मंदिर भी बहुत फेमस है। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध किस लिए है? गुप्तकालीन शैली,
गुप्तकालीन शैली अर्थात ईंट पत्थर से निर्मित मंदिर के कारण, ईंट पत्थर से निर्मित ईंट पत्थर से निर्मित मंदिर के कारण प्रसिद्ध है, मंदिर के कारण प्रसिद्ध है, मंदिर के कारण प्रसिद्ध है, ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद में 19 नंबर पर जिस प्लेस के बारे में हम पढ़ेंगे वह कौन सा है, वह है बदायूं। बदायूं, बदायूं देखिए बहुत ही फेमस जगह है, शेख निजामुद्दीन औलिया की जन्म स्थली मानी जाती है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था, बदायूं में हुआ था। और अब्दुल कादिर बदायूनी ये इसलिए भी फेमस है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं वो कौन है, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया की जन्म स्थली, जन्म स्थली, शेख निजामुद्दीन औलिया की जन्म स्थली कौन सी है, बदायूं है। इसके बाद में 20 नंबर पर देखिए कौन सा है, महोबा। महोबा, तो महोबा, महोबा किस लिए फेमस है, महोबा है चंदेल राजपूतों ने महोबा को अपनी राजधानी बनाया था। चंदेल राजपूतों ने महोबा को अपनी राजधानी बनाया, अपनी राजधानी बनाया, इसीलिए फेमस था, राजधानी बनाया, इसीलिए एक महत्वपूर्ण स्थल के तौर पर यह सामने आया है। और कौन सा है, 1.24 में जैन तीर्थंकर की प्रतिमाएं यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, तीर्थंकर की प्रतिमाएं यहाँ के लिए प्रमुख दर्शनीय स्थल है, दर्शनीय स्थल है। इसके बाद में 21 नंबर पर जिस पॉइंट को हम पढ़ेंगे वह है सारनाथ। कौन सा है, सारनाथ। तो सारनाथ कहाँ पर है, सारनाथ पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है, यहाँ पर पहला उपदेश दिया गया था, पहला उपदेश, बहुत मिस्टेक हो रही है आज, उपदेश जिसको क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, पहला उपदेश। अशोक ने सिंह शीर्ष प्रस्तर स्तंभ बनवाया, यहाँ पर और क्या किया गया, अशोक ने सिंह शीर्ष प्रस्तर स्तंभ बनवाया। तो ये इसलिए भी फेमस माना जाता है। और भी है जो 11वें तीर्थकर थे, 11वें जैन तीर्थकर, 11वें जैन तीर्थंकर, 11वें जैन तीर्थंकर थे, कौन थे, श्रेयांसनाथ का जन्म स्थल भी सारनाथ माना जाता है, का जन्म स्थल। इसके बाद यहाँ पर आपको दो स्तूप देखने को मिलेंगे, एक कौन सा है, धमेक स्तूप है, धमेक स्तूप जो कि गुप्तकालीन है। ये कैसा है, गुप्तकालीन है, गुप्तकालीन। एक स्तूप आपको और देखने को मिलेगा, चौखंडी स्तूप। कौन सा स्तूप, चौखंडी स्तूप, संभवतः अशोक निर्मित, संभवतः किसके द्वारा निर्मित है, अशोक निर्मित माना जाता है, अशोक निर्मित, अशोक निर्मित यह माना जाता है। इसके बाद में 22 नंबर पर जो प्लेस है वो कौन सा है, श्रावस्ती, श्रावस्ती 22 नंबर पर प्लेस है। इसमें देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है उत्तरापथ, दक्षिणापथ व मध्य पद, यह भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी है। कैसी नगरी है, भगवान बुद्ध की
भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी, प्रिय नगरी। बस इतना ही याद रखिए। और 23 नंबर पर जो प्लेस है वो कौन सा है? सहोगोरा, सहोगोरा। तो यह क्यों फेमस है? सहोगोरा फेमस है। उत्तरी काली जो मृदभांड संस्कृति है ना, उत्तरी काली मृदभांड संस्कृति, मृदभांड मृदभांड संस्कृति, मृदभांड संस्कृति के लिए फेमस है। 24 नंबर पर जो प्लेस है वो कौन सा है? सामूगढ़, सामूगढ़। इसको भी ऐसे कर लेते हैं। एक इसके बाद में एक प्लेस और है जिसको हम पढ़ेंगे 25 नंबर पर। वो कौन सा है? जो 25 नंबर पर प्लेस पढ़ेंगे वो है हुलास। कौन सा प्लेस है? हुलास है। इसके बाद में 26 नंबर पर भी एक प्लेस हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है? मथुरा है। और 27 नंबर पर एक प्लेस पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? विंध्याचल है, विंध्याचल। इनको हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में 28 नंबर पर भी हम एक प्लेस पढ़ेंगे, शाकुंभरी देवा, शाकुंभरी देवा, शाकुंभरी देवा। ये एक 28 नंबर पर जो हम प्लेस पढ़ने वाले हैं। और 29 नंबर पर जो प्लेस पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे देवबंद, देवबंद एक प्लेस पढ़ेंगे। इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम फिलहाल में इतने जो मैंने लिखे हैं इनको मैं पूरा कर दूं पहले एक बार, फिर इसके बाद में पढ़ते रहेंगे आगे के प्लेस। तो सामूगढ़ पर, तो सामूगढ़ देखिए किसके लिए? अकबर का मकबरा है यहाँ पर। क्या है? अकबर का मकबरा है। देखिए कोई भी प्लेस है वो क्यों फेमस है यहाँ पे रखिए, ये पर्यटन स्थल बना बना क्यों है, रीजन क्या है, तो ये पता होना बहुत जरूरी है। तो अकबर का मकबरा है यहाँ पर, इसीलिए फेमस है। हुलास में देखिए, हुलास में कहा है? ये हुलास जो है आपको कहाँ पर? सहारनपुर जिले में देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात तो सहारनपुर जिले में, सहारनपुर जिले में। और दूसरा पॉइंट क्या है? उत्तर हड़प्पा युग से संबंधित है, उत्तर हड़प्पा युग से संबंधित है। और उत्तर हड़प्पा युग से संबंधित है, ये चीज याद रखिएगा। मथुरा देखिए, सूरसेन महाजनपद, सूरसेन महाजनपद के लिए फेमस है, जनपद के लिए फेमस। दूसरा पॉइंट, श्री कृष्ण का जन्म स्थल, श्री कृष्ण का जन्म स्थल है, इसीलिए भी यह फेमस माना जाता है, श्री कृष्ण का जन्म स्थल। विंध्याचल, ये आपको कहाँ पर? ये आपको जिला मिर्जापुर में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? जिला मिर्जापुर में देखने को मिलेगा। और विंध्याचल की एक खास बात क्या कि विंध्यवासिनी देवी का पौराणिक मंदिर यहीं पर स्थित है। विंध्यवासिनी देवी, विंध्यवासिनी देवी, देवी का पौराणिक मंदिर, पौराणिक मंदिर यहीं स्थित है, यहीं स्थित है। कहाँ पर? विंध्याचल में। शाकुंभरी देवा, यह कहाँ पर पड़ता है? यह आपको सहारनपुर जिले में देखने को मिलेगा, सहारनपुर जिले में देखने को मिलेगा। देवबंद, ये भी आपको कहाँ पर? सहारनपुर जिले में देखने को मिलेगा, सहारनपुर जिले में, सहारनपुर जिले में। और देवबंद है, यहाँ अरबी भाषा में संबंध एक संस्थान है, दारुल उलूम। ये अरबी भाषा में जो संस्थान है वो, उसका नाम क्या है? दारुल उलूम है। देवबंद में ये क्या है? अरबी भाषा में, अरबी भाषा में, भाषा से कर दीजिए, भाषा से संबंधित एक संस्थान, संबंधित एक संस्थान। अब जिसका नाम क्या है? जो अरबी भाषा में संबंधित एक संस्थान है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है दारुल उलूम, दारुल उलूम इसका नाम है। इसके बाद में अगला जो प्लेस है 30 नंबर, वो कौन सा है? गढ़मुक्तेश्वर,
गढ़ मुक्तेश्वर प्लेस है। और यह कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो गढ़ मुक्तेश्वर प्लेस है, यह आपको हापुड़ जिले में देखने को मिलेगा। किस जिले में? हापुड़ जिले में। झारखंडेश्वर नाम का एक प्राचीन शिवलिंग है यहाँ पर। किस नाम का है? झारखंडेश्वर नाम का एक प्राचीन शिवलिंग यहाँ पर देखने को मिलता है, इसीलिए यह जगह फेमस है। 31 नंबर पर देखिए मगहर। 31 नंबर पर कौन सा है? मगहर है। तो यह क्यों फेमस है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्थित कहाँ पर है। तो ये जिला संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में स्थित है। और जो संत कबीर नगर है, यह हिंदू मुस्लिम एकता का एकता का प्रतीक माना जाता है। संत कबीर नगर प्रतीक माना जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है संत कबीर नगर। इसके बाद में 32 नंबर पर कौन सा प्लेस आएगा जिसके बारे में पढ़ना है? आगरा। तो आगरा क्यों फेमस है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए आगरा की जो स्थापना है वह किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी ने के द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी, सिकंदर लोदी के द्वारा। और बाबर ने इसे राजधानी बनाया। राजधानी किसने बनाया? बाबर ने इसको मुगल साम्राज्य की बाबर ने इसको मुगलों की राजधानी बनाया। मुगलों की राजधानी बनाया। ये चीज याद रखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 33 नंबर पर कौन सा प्लेस आएगा जिसके बारे में पढ़ना है? कुशीनगर। किसके बारे में पढ़ना है? कुशीनगर के बारे में पढ़ना है। तो कुशीनगर में देखिए, कुशीनगर महाजनपद काल में मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। किस काल में? महाजनपद काल में कुशीनगर किसकी राजधानी थी? महाजनपद काल में मल्ल गणराज्य की मल्ल गणराज्य की मल्ल गणराज्य की राजधानी था, राजधानी थी। क्या चीज? कुशीनगर। और भगवान बुद्ध का महानिर्वाण यहीं हुआ। भगवान बुद्ध का बुद्ध का महापरिनिर्वाण परिनिर्वाण यहीं हुआ। कहाँ पर? कुशीनगर में हुआ। ये चीज आप लोग याद रखिए। इसके बाद में 34 नंबर पर हमें पढ़ना है लखनऊ के बारे में, जिसको हमें बहुत ही डिटेल से पढ़ना होगा। तो लखनऊ के बारे में एक जो पॉइंट याद रखना होगा वो याद रखना होगा, सादत खां ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित की। सादत खां ने सादत खान ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। कहाँ पर? लखनऊ पर स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। और आसूपुद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बनाई गई थी। किसके समय? आसफ आसफ उद्दौला आसफ उद्दौला के समय अवध की राजधानी अवध की राजधानी अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बनाई गई। लखनऊ बनाई गई। ये सभी पीवाईक्यू हैं जो मैं अभी करा रहा हूं आपको। इसके बाद में यहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको? रूमी दरवाजा देखने को मिलेगा लखनऊ में। इसके बाद में बड़ा इमाम बाड़ा देखने को मिलेगा आपको लखनऊ में। ये बड़ा इमाम बाड़ा के बाद में बिबियापुर कोठी आपको देखने को मिलेगी। बिबियापुर कोठी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में चौक बाजार का निर्माण कैसे हो रहा है? चौक बाजार निर्माण देखने को मिलेगा। चौक बाजार निर्माण देखने को मिलेगा। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद में अब हम चर्चा कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम क्या है?
लखनऊ के नवाब। तो लखनऊ के नवाबों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखना होगा आपको कि सआदत खान, शहादत खान, सआदत खान ये किसके हैं? ये संस्थापक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? संस्थापक माने जाते हैं लखनऊ के। कब? 1722 में ये संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सफदरजंग भी है, सफदरजंग, सफदरजंग। इसके बाद में सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। इसके बाद में आसफ उद्दौला, आसफ उद्दौला। तो ये क्या है? ये इन्होंने बड़ा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा। इसके बाद में सुजाउद्दौला, ये इन्होंने यहाँ पर बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध यहीं पर किया था। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। राजधानी फैजाबाद से लखनऊ कब स्थापित की गई थी? ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे कि जब आसफउद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? फैजाबाद से लखनऊ बनाई गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्लेस थे जिनके बारे में मैंने पढ़ा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वह है उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। तो इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। हेडिंग डालकर छोड़ दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।